एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग में हिमाचल सरकार को 51 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आधारभूत ढांचे में खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग 3 हेड में यह पैसा जारी किया गया है। पहले में 16 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि जारी की है, जबकि दूसरे में 31 करोड़ 33 लाख और तीसरे हेड में 4 करोड़ 13 लाख रुपए मंजूर किए हैं। जिलों में कई औषधालय का निर्माण किया जाएगा, जबकि कई दशा का सुधार भी किया जाना है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने 3 साल का कार्यकाल पूरे करने से पहले हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करेगी। यानी सुक्खू सरकार का 11 दिसंबर को 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले सभी विभागों के आला अफसरों को बदला जाएगा। इसके लिए सरकार ने 2 से 2.5 साल का क्राइटेरिया तय किया है। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में तबादले होंगे। इसके लिए आज बाकायदा मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कई जिलों के एसपी, एएसपी और डीएसपी को बदलने की लिस्ट तैयार की है। और सूचना के अनुसार जिन बड़े जिलों में, जिसमें मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला, सोलन और हमीरपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस सुपरिटेंडेंट का कार्यकाल 2 साल से ज़्यादा का पूरा हो चुका है, उन तमाम एसपीज की परफॉर्मेंस और उनका जो पिछले 2 साल या इससे ज़्यादा का कार्यकाल है उस दौरान उनकी अचीवमेंट्स को देखा जा रहा है। इस आधार पर इन अधिकतर जिलों के एसपीज को बदलने की सरकार ने योजना बना ली है। इसके अलावा कई एएसपी और डीएसपी भी बदले जाएंगे। जिलों में नए पुलिस अधिकारियों को बतौर पुलिस कप्तान, बतौर एसपी मौका दिया जाएगा। इसकी बाकायदा लंबी चर्चा हुई है। छुट्टी के दिन यही ओक्टोबर में होमवर्क किया गया है। और ये भी कहा गया कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो कि पहले एसपी, डीएसपी और एएसपी बदले जाएंगे, इसके तुरंत बाद थानेदारों को बदला जाएगा, एसएचओस को बदला जाएगा और नए एसपी की तैनाती के बाद जिला की पूरी पुलिस को बहाल किया जाएगा। यानी कि जो 2 से ज़्यादा कार्यकाल से एक जगह पर तमाम कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एएसआई या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हो, उन्हें भी तब्दील किया जाएगा। और इसके बाद दूसरी लिस्ट जिला के डिप्टी कमिश्नर डीसीज की निकाली जाएगी और इसी कड़ी में एडीसी बदले जाएंगे, एसडीएम बदले जाएंगे, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को बदला जाएगा। लेकिन इनके लिए भी क्राइटेरिया 2 साल से 2.5 साल का रखा है। और ये भी कहा गया है, जो सूचना अधिकारियों से मिली है, जिन अधिकारियों की परफॉर्मेंस, जिनका 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल, यानी कि जिनका 2 और 2.5 के बीच का कार्यकाल है, उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही है तो उन्हें थोड़ा मौका दिया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इतना तय कर लिया है कि 2 से 2.5 साल के बीच क्राइटेरिया फिक्स कर तमाम अधिकारियों को बदला जाएगा। और तीसरी लिस्ट हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों की होगी, क्योंकि लंबे समय से सरकार के प्रशासनिक सचिव एक डिपार्टमेंट में बैठे हैं, विभागाध्यक्ष हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तमाम अफसरशाही को बदला जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी मन बनाया कि वन अधिकारियों को भी बदला जाएगा या दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो कि एक ही जिनका टेन्योर करीब 2 साल से लेकर 3 साल के बीच है, यानी क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों को, क्लास 4 को लेकर रणनीति नहीं है लेकिन क्लास 2 और क्लास 3 को है, उन्हें भी बदला जाएगा। इस कड़ी में सरकार तबादलों पर कुछ समय के लिए बैन भी हटा सकती है। ये लंबी चर्चा हुई है। इतना मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दी, इसकी पुष्टि भी की कि सरकार के 11 दिसंबर को 3 साल पूरे होने वाले हैं और इससे पहले हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर बदलाव होगा, जिसमें उनका इशारा था कि जिलों के एसपी बदले जाएंगे, डीसीज बदले जाएंगे, प्रशासनिक सचिवों के विभाग बदले जाएंगे। और 3 साल यानी जो सरकार के बाकी 2 साल हैं, उन 2 सालों में सरकार तबादले कम करेगी, क्योंकि अगले 2 सालों के लिए जो सरकार अपनी योजनाएं तय करेंगी उस दौरान कम से कम तबादले होंगे। इसके चलते अब ये जो अक्टूबर के कुछ दिन हैं और नवंबर का पूरा महीना है, ये लगातार बड़े बड़े बुलेटिन देखने को मिलेंगे।
शनिवार 25 अक्टूबर यानी कल हिमाचल प्रदेश शनिवार यानी कि 25 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश की जो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है उसमें बड़े स्तर पर भर्तियों से जुड़े एजेंडे कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाए जाएंगे। और ये उन तमाम युवाओं के लिए खबर है कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में JOIT की विभिन्न विभागों में भर्ती होनी है, उसका एजेंडा कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। और इसके लिए कार्मिक विभाग को बाकायदा आदेश जारी किए हैं। इसमें नए रूल्स भी बनाए गए हैं कार्मिक विभाग किस प्रकार से JOIT की भर्ती करेगा, क्योंकि आरंभिक सूचना ये है कि मंत्रिमंडल 300 के करीब JOIT के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। और इसके लिए नए नियम भी बनाए गए हैं, भर्ती के लिए रूल्स चेंज किए गए हैं। और कार्मिक विभाग इन 300 JOIT 300 से थोड़े बहुत ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो एजेंडा कार्मिक विभाग से मांगा गया वो 300 JOIT की भर्ती का मांगा गया है। इस आधार पर फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट को ये तमाम JOIT दिए जाएंगे और इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी कार्मिक विभाग होगा। यानी कि अब अलग अलग विभागों के तहत भर्ती नहीं होगी, सिर्फ कार्मिक विभाग ही JOIT की भर्ती करेगा और विभिन्न डिपार्टमेंट्स को बाकायदा वहाँ से ही उनकी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उन्हें भेजा जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में इस भर्ती को मंजूरी मिलनी है। हिमाचल प्रदेश में पहले आउटसोर्स के तहत नर्सिस भर्ती की गई थी, लेकिन इस कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग को डायरेक्शन दी गई है कि अब 400 सहायक नर्सिस और 100 नर्सिस की भर्ती की जाएगी। इसके लिए भी एजेंडा कैबिनेट की बैठक में मांगा गया है। 100 डॉक्टर की भर्ती को लेकर भी प्रपोजल है, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में सहायक स्टाफ नर्सिस डॉक्टर्स ये भर्ती के एजेंडे भी आएंगे। लेकिन इस मंत्रिमंडल की बैठक में जो बड़ी भर्ती का एजेंडा आएगा वो होगा पुलिस विभाग का, क्योंकि गृह विभाग को सरकार ने डायरेक्शन जारी कर दी है कि 25 अक्टूबर को बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में 800 पुलिस कांस्टेबल की और भर्ती का एजेंडा लाया जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती का परीक्षा परिणाम रिजल्ट घोषित हुआ है, लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद सरकार और भर्ती पुलिस विभाग में करने जा रही है। इस कड़ी में 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी, जिसमें 240 महिला कांस्टेबल और 560 पुरुष कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। और गृह विभाग से 25 अक्टूबर की कैबिनेट में इसके लिए एजेंडा मांगा गया है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल की वर्दी को लेकर भी कैबिनेट में एजेंडा आएगा। CBSE स्कूलों से जुड़े, चाहे वो वर्दी का मामला हो या फिर स्कूलों की सिलेक्शन का मामला हो या टीचर्स की किस प्रकार से वहां पर काडर बनना, ये तमाम एजेंडे भी मंत्रिमंडल की बैठक में आएंगे। इसके अलावा वही मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग के भी कई महत्वपूर्ण एजेंडे मंत्रिमंडल की बैठक के लिए मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 अक्टूबर को हमीरपुर के बड़सर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह जाकर शाम को वापस शिमला लौट आएंगे, लेकिन दोपहर 12-1 बजे के बीच मैहरे में जनसभा संबोधित की जाएंगी। कई उद्घाटन शिलान्यास भी रखे गए, लेकिन पब्लिक मीटिंग मैहरे में रखी गई है, जिसके लिए 12 से 1 बजे के बीच का टाइम रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट पर वोटिंग से पहले ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वोटर सूची पर 41,929 दावे दर्ज किए गए हैं और इसमें 14,990 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इतने भारी संख्या में लोगों ने अपनी ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में हुई आपत्तियों व दावों का निपटारा करने के लिए 27 अक्टूबर तक का समय रखा गया है। अपीलें 3 नवंबर तक दर्ज होंगी और उनका निपटारा 10 नवंबर तक किया जाएगा। अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन 13 नवंबर 2025 को या फिर इससे पहले भी किया जा सकता है। और चर्चा ये है कि नवंबर महीने में किसी भी समय हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की घोषणा हो सकती है। दिसंबर के अंत में या जनवरी के पहले सप्ताह हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की वोटिंग के लिए दिन तय किया जा सकता है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की नियुक्ति अब साल में 3 बार होगी। राज्य सरकार ने PG पॉलिसी 2025 को अधिसूचित कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत भर्तियां मार्च, जुलाई और नवंबर के अंत में की जाएगी। राज्य सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाने का फैसला लिया है। साथ ही एम्स चमियाना में सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स के लिए फील्ड पोस्टिंग की शर्त हटा दी गई है। ये छूट केवल चमियाना के डॉक्टरों को ही मिलेगी, अन्य मेडिकल कॉलेज में ये नियम लागू नहीं होगा।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीड बिलिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीड बिलिंग के राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग स्कूल का उद्घाटन होने के 9 महीने बाद भी बंद पड़ा है, जहां पर सैकड़ों बच्चे हर साल ट्रेनिंग लेकर ट्रेन पैराग्लाइड पायलट बन सकते थे। वह संस्थान सरकार की नाकामियों और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के बीच तालमेल की कमी के पूरी तरह से भेंट चढ़ गया है। इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार की घेराबंदी करते हुए कहा कि इसे तुरंत प्रभाव से शुरू कर देना चाहिए। उधर लोक निर्माण विभाग ने कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन परियोजना में मिली गंभीर शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार ने जांच के निर्देश पारित कर दिए हैं। शिकायत में मुख्य रूप से लिखा गया है कि सड़क के दोनों ओर मलबे के बड़े ढेर लगे हैं, जिससे जल निकासी प्रभावित हो रही है। अधूरी रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल, जल निकासी के लिए बनाई गई नालियां मलबे से बंद हो चुकी हैं। कलवर्ट, पुलियां और पुल और चैम्बर अधूरे बने हुए हैं। स्ट्रीट लाइट्स, स्टील बैरिकेड्स, फुटपाथ और फुटब्रिज अधूरी स्थिति में है। हिमाचल प्रदेश में कल भाई दूज के अवसर पर एचआरटीसी की साधारण बसों में महिलाओं को दिन भर फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। एचआरटीसी ने इन आदेशों को अधिसूचित कर दिया है। ये फ्री यात्रा 23 अक्टूबर यानी कल सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच समूचे हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए जारी रहेगी। इस बार हिमाचल में कम पटाखे चले। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दीपावली के पर्व के अवसर पर की गई वायु गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ कि राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से थोड़ा अधिक पाया गया है, लेकिन किसी भी स्थान पर हवा की गुणवत्ता खराब या गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंची। और लंबे अंतराल के बाद ये रिपोर्ट में आया कि हिमाचल प्रदेश की आबो हवा बेहतर है, यानी कि दीपावली के दौरान इस बार ये रिपोर्ट साफ इंडिकेशन देती है कि लोगों में पटाखों को लेकर कम उत्साह था। यह भी माना जा रहा है कि अब हिमाचल प्रदेश के लोग पटाखों को लेकर उब चुके हैं, फुलझड़ी चलाते हैं और जिस प्रकार से सनातन का जिस प्रकार से व्यवस्था है, उस दिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बड़े स्तर पर जो पहले पटाखे चलाए जाते थे, पूरी तरह से प्रदूषित वातावरण को किया जाता था, उसमें अब लोग जागरूक हुए हैं, फुलझड़ी चलाकर दीपावली का पावन अवसर मनाते हैं। क्योंकि इस बार की रिपोर्ट साफ कहती है कि जिस दीपावली के दिन हिमाचल प्रदेश के कई शहर बुरी तरह से प्रदूषित हो जाते थे, इस बार बेहतर रहे। हालांकि उद्योग क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा थोड़ा इजाफा जरूर हुआ है, परंतु फिर भी स्थिति पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर और नियंत्रण में पाई गई है। पिछले सालों की उपेक्षा इस बार इसमें ज़्यादा खराब स्थिति नहीं दिखी, बेहतर स्थिति दिखी और इसके वजह साफ है कि इस बार पटाखे कम चले हैं। राजधानी शिमला के जुनगा में 25 से 28 अक्टूबर तक तीसरा पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटलिटी एक्सपो 2025 आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 15 विदेशी और 70 भारतीय पैराग्लाइडर आकाश में उड़ान भरते नजर आएंगे। सिरमौर जिला के रेणुका में 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे, जबकि समापन समारोह प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। एचपीयू ने जून 2025 में आयोजित विभिन्न स्तरोन्नत व स्नातन स्तर की परीक्षाओं के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं। जारी परिणामों के अनुसार एमएससी गणित में इस बार सर्वाधिक 99.27% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। वहीं तृतीय सेमेस्टर रेगुलर बैच CBCMS के परिणाम में 91.43% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। इसके अतिरिक्त एमएससी गणित तृतीय सेमेस्टर रेगुलर बैच नॉन CBCS के अंतर्गत 67.74% विद्यार्थियों को सफलता हासिल हुई है। विश्वविद्यालय ने MSc माइक्रोबायोलॉजी चतुर्थ सेमेस्टर रेगुलर बैच फ्रेश CBCS के परिणाम भी जारी कर दिए हैं। डीसी 16 ने बगाट बैंक के 15 ऋण डिफाल्टरों की संपत्ति सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। यही नहीं, आने वाले दिनों में 6 अन्य डिफाल्टरों पर भी इस कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बैंक अब इन सभी डिफाल्टरों की संपत्ति की नीलामी कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से बैंक के ऋण डिफाल्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसमें पूर्व सहायक पंजीक सहकारी सभाएं की अदालत ने 12 ऋण डिफाल्टरों को गिरफ्तार करने के आदेश भी पारित किए हैं। आरोप है कि ये ऋण धारक रिकवरी में सहयोग नहीं कर रहे थे। इन ऋण धारकों ने बैंक से वाहन फाइनेंस करवाने के बाद ऋण का भुगतान नहीं किया। सरफेसी एक्ट की धारा
13 विद इन ब्रैकेट 4 में बैंक को डिफाल्टर की संपत्ति को जब्त कर सकता है, यह प्रावधान दिया गया है। बैंक अपने स्तर पर भी ये कार्रवाई कर सकता है। आरबीआई नॉन परफॉर्मिंग एसेट की रिकवरी को लेकर संतुष्ट नहीं है। अभी भी बैंक का 138 करोड़ रुपए एनपीए है। निकासी पर 6 महीने की रोक के बाद बैंक 80,000 खाता धारकों की चिंताएं अब पूरी तरह से बढ़ गई हैं और तमाम व्यापारियों की धुकधुकी अब बेचैनी में बदल गई है। फैजाबाद में ड्यूटी के दौरान चक्कर आने के बाद शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित पनियाला गांव के सुशील कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा। बलिदानी सुशील कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुल्लू जिला के सैंज के शरण गांव के पास बीती शाम एक कार करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरने के बाद उसमें सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। गाड़ी के सवार होकर दोनों युवक रात को अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा पेश आया। राजगढ़ में सनौर पुल के पास एक टेम्पो ट्रैवलर में आग लगने से उसके अंदर गहरी नींद में सो रहे चालक को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और वह जिंदा जल गया। हमीरपुर जिला के ध्रुवी क्षेत्र में एक महिला ने जहरीली दवाई का सेवन कर लिया। उपचार के लिए भोरंज लाई गई ललिता देवी की हालत को देखते हुए उसे हमीरपुर रेफर कर दिया गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से ताजा बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति के कोकसर में हिमपात दर्ज किया गया। इसके अलावा राज्य के कोटी, मनाली, भरमौर, भुंतर और कुक्कम सेरी में भी ताजा बारिश दर्ज की गई। बारिश व बर्फबारी होने से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब एक बार फिर शीतलहर चलने लग पड़ी है। मौसम विभाग द्वारा कल से 28 अक्टूबर के बीच प्रदेश के अनेक स्थानों पर मौसम साफ बने रहने का पूर्व अनुमान लगाया गया है, लेकिन ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।